नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और अपने इस YouTube चैनल विंग्स फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव क्या है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाती है ये देखेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव क्या होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अभी तक कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विध्रुव की। जब परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस युग्म को द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक धनात्मक आवेश है प्लस क्यू और एक ऋणात्मक आवेश जिसका परिमाण भी क्यू है, यानी दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है और इनके बीच में अल्प दूरी है। तो इस युग्म को, इस पूरे के पूरे युग्म को द्विध्रुव कहा जाता है। देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण, कई बार द्विध्रुव पूछा तो द्विध्रुव आघूर्ण जाता है, हम डेफिनेशन द्विध्रुव की लिख देते हैं, या पूछा द्विध्रुव जाता है और हम डेफिनेशन द्विध्रुव आघूर्ण की लिख देते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी अंतर तो है कि देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। किसी द्विध्रुव में या जब दो आवेश परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो एक आवेश के परिमाण व उनके बीच दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात P वेक्टर इक्वल टू एक आवेश का परिमाण और इनके बीच दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाएगा। इसका मात्रक P का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। इसकी विमा कूलाम की यानी आवेश की विमा A1 T1 होती है और दूरी की विमा L1 होती है। तो हम इसकी विमा लिखेंगे M0 L1 T1 और A1। ये द्विध्रुव आघूर्ण की विमा आ जाएगी। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डिबाई होता है, यानी इसका एक अन्य मात्रक हो रहा है जिसे हम डिबाई कहते हैं। यह भी एक द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में किसी ऐसे निकाय में
बनता है जहां पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है विपरीत प्रकृति के होते हैं। इन्हीं के आधार पर पदार्थ के जो अणु होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। कुछ पदार्थ ध्रुवीय अणु कहलाते हैं और कुछ पदार्थ अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। देखिए, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिनमें ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का केंद्र एक ही हो या एक दूसरे के संपाती हो, ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। यानी जैसे कि मान लिया कि एक अणु है और यहीं पर तो इसमें धनात्मक आवेश का केंद्र है और यहीं पर इसमें ऋणात्मक आवेश का केंद्र है। मान लीजिए दोनों का केंद्र एक ही है, तो यह अणु अध्रुवीय अणु कहा जाता है। जैसे हम मान ले H2 अणु। H2 अणु में क्या होगा कि एक अणु ये है, इसका धनात्मक केंद्र, इसका केंद्र यहां होगा और इसका केंद्र ये होगा। दोनों धनात्मक, इनका केंद्र दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। इसी प्रकार से अन्य अणु आ जाएंगे। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे, यदि इस अणु को, इस ध्रुवीय अणु को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, यानी अगर हम इसको मान लिया कि यहाँ एक धनात्मक आवेश की प्लेट है और यहाँ एक ऋणात्मक आवेश की प्लेट है और इस अणु को हम उठा के यहाँ रख दें, तो इसमें क्या होगा कि ये अणु कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो ऋणात्मक आवेश है ये धनात्मक आवेश की ओर खिंच जाएगा और ये जो धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश होगा तो इसकी ओर खिंच जाएगा। तो इनके दोनों के अणु के जो केंद्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका केंद्र यहाँ पे हो जाएगा और इसका केंद्र यहाँ आ जाएगा। यानी दोनों के जो केंद्र पहले एक दूसरे के ऐसे संपाती थे, अब वो दूर दूर खिसक जाएंगे, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार का अध्रुवीय अणु जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का जो केंद्र होता है वो एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ उत्पन्न होने वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं, कुछ पदार्थ ध्रुवीय अणुओं की श्रेणी में आते हैं। ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु वे पदार्थ जिनमें ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का केंद्र अलग अलग होता है, यानी एक ही जगह पर संपाती नहीं होता। उन दोनों आवेशों का केंद्र अलग अलग होने की स्थिति में ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, यानी इसमें द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। इसमें यहां मान लेंगे कि ये धनात्मक आवेश का केंद्र है और ये ऋणात्मक आवेश का केंद्र है, तो यह अणु ध्रुवीय अणु की श्रेणी में आता है। जैसे HCl अणु, HCl अणु एक ध्रुवीय अणु है। देखिए, हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है और क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। क्लोरीन पर ये H+ आयन होगा और ये Cl- आयन होगा। तो इसमें इस धनात्मक आवेश का केंद्र तो यहाँ पर है और इसमें इस ऋणात्मक आवेश का केंद्र यहाँ पर है, तो इनके बीच में कुछ दूरी भी हो जाती है। अतः ये अणु ध्रुवीय अणु की श्रेणी में आता है, इसे हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। इसी प्रकार H2O अणु यानी जल का अणु भी ध्रुवीय अणु कहलाता है। उसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन धनात्मक आवेश का काम करता है और ऑक्सीजन ऋणात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है, तो इसलिए वहां पर जो H2 अणु होगा वो ध्रुवीय अणु हो जाता है।